जबकि मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का आरोप है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है। उत्तराखंड राज्य में तो स्थिति और भी अधिक विकट है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हो गए। उनके जन्म दिवस को बीजेपी ने बड़ी धूमधाम से मनाया और सेवा समर्पण के भाव से देश भर में अनेकों कार्यक्रम किए, जिसके तहत वृक्षारोपण, रक्तदान, फल वितरण, स्वच्छता अभियान जैसे अनेकों कार्यक्रम किए गए। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से केदारनाथ धाम की पूजा अर्चना में भाग लेकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ भविष्य की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के चलते भारत को नई पहचान मिली है। हर क्षेत्र में आज भारत की जिस प्रकार से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति हुई है, हमने भगवान केदारनाथ जी से, गंगोत्री से, हमारे चारों धामों से, हमारे सभी देवताओं से पूजा अर्चना की है कि भगवान उनको दीर्घायु करे, उनके अंदर हमेशा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और उनका मार्गदर्शन हमेशा हम लोगों को मिलता रहे, उनका नेतृत्व हमेशा मिलता रहे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान हमेशा उनको जो है इसी प्रकार से बनाए रखें। नहीं, हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है, माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय बचा हुआ है। देश में हर्षोल्लास है, सेवा के कार्य चल रहे हैं जगह जगह पर। सुबह से आज आप देख रहे हैं देहरादून में भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो प्रभारी हैं और अन्य सह प्रभारीगण, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, हम सब लोग जितने भी हम हैं, हमारे सांसदगण, विधायकगण जगह जगह पर अलग अलग तरीके से सेवा कार्यों पर जुटे हुए हैं। और हमारा काम भी यही है। मोदी जी ने तो हमेशा जन्मदिन जब भी उनका हुआ है तो हमेशा ही लोगों ने सेवा के रूप में लिया है, क्योंकि उनकी सेवाएं भुलाई नहीं जा सकती। इस देश के लिए जो मोदी जी ने किया है वो अविस्मरणीय है। अब बीजेपी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा ही समर्पण के रूप में मना रही है, लेकिन कांग्रेस प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने बेरोजगारी स्टॉल लगाकर उसमें पकौड़े तलकर प्रधानमंत्री की नीतियों का विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने बेरोजगारी स्टॉल लगाया है। वहीं बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने रोजगार दो, युवाओं को न्याय दो की मुहिम की शुरुआत भी की है। इसके माध्यम से कांग्रेस 100 दिनों तक बेरोजगारी के विरोध में कार्यक्रम आयोजित करेगी। जो मना रहा है, तो जो युवा है इस देश के, वो बेरोजगारी दिवस के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो सरकार द्वारा कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। और जब इस प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई थी तो कहा था कि 2 इंजन लगने से इस प्रदेश में तीव्रता से विकास होगा। और आज प्रदेश की हालत आप देख लीजिए, बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में सबसे अधिक है। पूरे देश का इतना बुरा हाल है, जिन लोगों पर रोजगार था उन लोगों का रोजगार छिन चुका है। सरकार की गलत नीतियों के कारण, चाहे नोटबंदी रही हो, चाहे अनप्लान्ड लॉकडाउन रहा हो, इन नीतियों के कारण से देश में बेरोजगारी बढ़ने का काम किया गया। इस नंबर पर वो कॉल करें, कांग्रेस इनका संज्ञान लेगी, कांग्रेस इनका रिकॉर्ड रखेगी। और जब हमारी सरकार 2022 में मजबूती के साथ आएगी तो निश्चित ही बेरोजगार युवाओं के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो या उनके स्वरोजगार की बात हो, उनके ऊपर मजबूती के साथ काम करने का काम करेगी। साथ के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि जब तक हमारे बेरोजगार युवा साथियों को नौकरी नहीं मिलती तब तक उनको न्याय योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता देने का काम भी कांग्रेस करेगी। कुल मिलाकर देश भर में बढ़ती बेरोजगारी को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, जिसके जरिए विपक्ष 2022 में सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को कांग्रेस ने नहीं छोड़ा और जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया है। सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी पर सिर्फ सियासत ही होगी या धरातल पर बेरोजगारों के हाथों को रोजगार भी मिलेगा? क्या बेरोजगारी सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में ही बढ़ी? क्या कांग्रेस ने सोच समझकर प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के आनंद को खराब करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए? देखना होगा कि बेरोजगारी पर जारी ये सियासत कब थमेगी और कब तक बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिलेगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।
जी हाँ, तो सेवा में पक्ष और बेरोजगारी में विपक्ष। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े धूमधाम मनाया गया। इस जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत देश भर में अनेकों कार्यक्रम किए। ऐसा ही कुछ बीजेपी ने उत्तराखंड में भी किया। इसके तहत स्वच्छता कार्यक्रम, रक्तदान, फल वितरण जैसे कई कार्यक्रम किए गए। लेकिन विपक्ष की तरफ से आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर इसे बेरोजगारी दिवस यानी कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे घोषित कर दिया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपसे परिचय करा देते हैं। नवीन प्रशाली जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विनय गोयल जो कि प्रदेश प्रवक्ता भाजपा से वो जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिभा सिंह जी मैं आपके पास ही आऊंगी। बेरोजगारी एक खुला मुद्दा है। बेरोजगारी जो मुद्दा है वो हर पार्टी उठाना चाहती है और आज जरूरत भी है क्योंकि देश के युवा जो है वो बेरोजगार है। लेकिन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर आपने उसे बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया। क्योंकि आपको अगर मैं यहाँ पे याद दिलाऊं तो एनएसएसओ का जो एक रिपोर्ट प्रस्तुत होनी थी जिसे सरकार ने प्रस्तुत नहीं होनी दी ये कह के कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बल्कि एनएसएसओ का जो डेटा होता है वो वर्ड रिकॉग्नाइज्ड डेटा होता है। तो उस डेटा ने ये अपने आप में स्पष्ट कर दिया कि पिछले 45 सालों में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी किसी के राज में रही है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। और इस बार ही नहीं, आपको याद हो कि पिछली बार भी हमने नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस था उस जन्म दिवस के अवसर पर बेरोजगारी दिवस मनाने का कार्य किया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले हैं जिन्होंने जो है सिर्फ अपने मन की बात ही की है और जनता की बात या युवाओं की बात उन्होंने कभी सुनी ही नहीं। कभी आपने उनको कभी भी किसी भी मुद्दे पर आज जो है 7 साल होने को है, आपने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? नहीं, क्योंकि वो जनता के मन की बात को सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जनता के लिए आज तक कोई नीतियां ही नहीं बनाई जो जनता की भलाई के लिए हो, युवाओं की भलाई के लिए हो। वो व्यक्ति जो रोजगार तो दे नहीं पा रहा है, बल्कि वो फैक्ट्रियां या वो कंपनियां जो रोजगारों का सृजन करके लोगों को रोजगार देती थी, उन्हें बंद करने का कार्य अगर किसी प्रधानमंत्री ने आज देश में आज तक किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसीलिए आज युवा कांग्रेस द्वारा इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में हमने मनाने का निर्णय लिया और पूरे देश में इस दिन को बेरोजगारी दिवस मनाया। और सोशल मीडिया पर भी अगर मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे आज नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि आज देश की जो है 70-75% से ज्यादा की जो आबादी है वो युवा है देश का और वो बेरोजगार है। तो वो अब ये कह रहा है मोदी जी से कि भाई अब हमें आपकी जुमलेबाजी नहीं चाहिए, आपके मन की बात नहीं चाहिए, अब आप थोड़ा हमारी बात सुनिए और हमें रोजगार दीजिए। नहीं तो ना उत्तराखंड में 2022 दूर है और ना दिल्ली में 2024 दूर है। युवा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके युवा ने आपको 2014 में सत्ता सौंप दी थी और 2017 में उत्तराखंड की सत्ता सौंपी थी। यही युवा जो है आपसे सत्ता छीन भी लेगा। प्रतिमा जी ये सारी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरीके से उनके जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस मनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। और इसके लिए आप मुझे कह सकती हैं कि मैं भाजपा प्रेमी हूँ, भाजपा भक्त है, आज मैं ये सुनने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। ये बिल्कुल नहीं कहूंगी, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगी। देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को बर्थडे विश भी किया है, अगर आपने देखा हो सोशल मीडिया पे। बेरोजगारी दिवस आप एक दिन बाद भी मना सकती थी प्रतिमा जी। मैंने आपको विश कर दिया, लेकिन जो जनता के हित के मुद्दे हैं उनको कांग्रेस पार्टी उठाने में कोई भी गुरेज नहीं करेगी, ये आप बिल्कुल याद रखिए। चलिए आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ विनय गोयल भी जुड़े हुए हैं। विनय गोयल जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, सेवा में पक्ष और बेरोजगारी में विपक्ष, क्या कहना है आपको? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल अपने कार्यक्रम का नाम बिल्कुल सही रखा है, सेवा में पक्ष और बेरोजगारी में विपक्ष। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए प्रतिमा सिंह जी ने जो बात कही है, मैं इस मायने में उनकी बात का समर्थन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने सबसे बड़ी बेरोजगारी दी है कांग्रेस को और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों को। आज बेरोजगार हो गए हैं, इनके पास काम करने के लिए बचा नहीं है और इसलिए ये उल जलूल बयानबाजी करते हैं। और जैसी बयानबाजी इनके केंद्रीय नेता करते हैं
जो ये कहते हैं कि साहब माता की शक्ति कम हो गई है, किसानों के आंदोलन से माता की शक्ति कम हो गई है। कल गांधी जी किस तरह का बयान दिया आपने सुना होगा, मैं उसे आपके चैनल पे कहना नहीं चाहता। तो जिस पार्टी के ऐसे क्या विद्वान नेता हैं, उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं, वो इसी तरह की बात करेंगे। विनय जी, बयानबाजी की बात तो मत करिए, भाजपा की तरफ से भी कम बयानबाजी नहीं होती है, बयानबाजी की बात मत करिए यहाँ पर। आप मुझे ये बताइए कि आज सेवा कार्यक्रम, सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा था और दूसरी तरफ विपक्ष ने आज इसको बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हमने अस्पतालों में फल बांटे हैं, हमने स्वच्छता अभियान चलाए हैं, हमने रक्तदान शिविर किए हैं, हमने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सैनिटाइजर और मास्क बांटे हैं, हमने ये सारे सेवा के काम किए हैं। इन्होंने पकौड़े तलने का काम किया। अगर इन्हें कुछ बनाना ही था तो अगर ये आज दलिया बनाकर या सूजी की खीर बनाकर अस्पतालों में बांट देते तो तब भी कुछ सेवा का काम हो जाता। बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं ना विनय जी, बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं, नहीं होगा दलिया खरीदने का पैसा। हाँ, दिया नहीं आपने। लेकिन दलिया खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन तेल तो खरीदने का पैसा है ना इनके पास। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी बुद्धि होती तो उससे जनता की सेवा भी हो जाती और इनका दिवस भी बन जाता। लेकिन क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा राज वैसा काज, जैसे ये ऊपर वाले इनके नेता इनको सिखाते हैं, जैसे इस तरह की बात प्रतिमा जी कुछ कहना चाहती है। विनय जी, प्रतिमा जी क्या कहना? देखिए, बिल्कुल अब इन्होंने कहा कि पकौड़े तल रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, तो नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर उन्हीं की बात मानने की तो कोशिश कर रहा है युवा, कि उन्होंने खुद कहा था कि भाई जो नाले की गैस निकलती है जिसका जो है डिस्कवरी खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की, तो युवाओं ने वही किया कि नाले की गैस जो थी वो निकल रही थी, उस पे उन्होंने कढ़ाई तल के पकौड़े तलने का काम कर दिया। और इस तरीके से जो है प्रधानमंत्री ने पढ़े लिखे युवाओं को कहा था पकौड़े तलिए, तो वो पकौड़े तल रहे हैं। बात भारतीय जनता पार्टी, आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है। पकौड़े तल के तो नौजवान युवा आज जो है रोजगार लेगा ही ना, कम से कम जो पढ़ लिख चुका है, क्योंकि सारी जो है कंपनियां तो आप बेच दे रहे हैं अपने मित्रों को, तो युवा क्या करेगा? पकौड़े तलेगा। और वो स्थिति भी आपने नहीं छोड़ी है, क्योंकि सरसों का तेल 125 रुपए से उठ के 200 रुपए पार हो चुका है। तो आज तो आपने किसी को जो है नमक और तेल और रोटी खाने लायक भी नहीं छोड़ा है। प्याज इसलिए नहीं नाम लूंगी क्योंकि प्याज का नाम सुनते ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के हाथ में आंसू आने लगेंगे। तो ये स्थिति देश की कर दी है आपने। और आप फिलहाल तो मुझे आपकी आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से इतने सारे मुद्दे दिए हैं कांग्रेस पार्टी को पिछले 7 सालों में देश में, और पिछले 4.5 सालों में प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपकी असफलताओं के इतनी लंबी चौड़ी एक लिस्ट है कि उन असफलताओं को जनता के सामने लाने में हम व्यस्त हैं। तो आप हमारी बेरोजगारी ना देखिए, आप ये सोचिए कि मोदी जी कब जैसे ही प्रधानमंत्री कुर्सी उनसे छीनेगी तो झोला उठा के जाएंगे कहाँ, क्योंकि जहाँ जहाँ भी जाएंगे वो जनता के गुस्से का शिकार होंगे। जैसे आज प्रदेश में आपके विधायक और मंत्री हो रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी आपके विधायक और मंत्री जा रहे हैं उन्हें जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है। और ये सत्य है, आपके विधायक खुद कह रहे हैं कि ना भाई बाढ़ में जाए भाजपा का टिकट, हमें भाजपा के टिकट से चुनाव नहीं लड़ना। तो ये तो आज आपकी स्थिति हो गई है। आप इस कदर अपनी अंतः कला से जूझ रहे हैं कि प्रदेश वासियों के हित में क्या करना है आप ये भूल गए। इस प्रदेश को सिर्फ हाई कोर्ट चला रहा है, जैसा कि आपने कल देखा 4 धाम यात्रा पे हाई कोर्ट ने फिर लताड़ लगाई और शुरू कर दी, और ये भी बोला कि हाई कोर्ट का जो पहले का ऑर्डर था उसमें क्लॉज क्लियरली मेंशन था कि आप एक समिति का गठन कर दीजिए और समिति जाकर वहाँ पे जो है मुआयना कर ले, अगर स्थितियाँ आपके कंट्रोल में हो सकती है। अगर आप ठीक है प्रतिमा जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी और विनय जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले शुरू करिए, लेकिन सरकार नाकामयाब रह गई। प्रतिमा जी सुन लीजिए। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सेवा में पक्ष और बेरोजगारी में विपक्ष, एक तरफ जहां सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया है। क्या कुछ कहना है आपका? हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये गलत है, प्रधानमंत्री के खिलाफ के जन्मदिन के मौके पर इस तरीके से उसको बेरोजगारी दिवस घोषित कर देना ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और मैं भी इस बात से थोड़ा सा अपनी असहमति व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ समय पहले आडवाणी जी का एक इंटरव्यू आया था टीवी पे,
लगभग ये 2008-9 की बात होगी, और उस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी। जी। तो एफडीआई को लेकर के काफी बहस थी, विपक्ष में भी और जनता में भी थी। तो जब उस समय पूछा गया तो आडवाणी जी ने बड़ा ही सुलझावा जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि जब जो सरकार होती है वो राजनीतिक दल नहीं होता, राजनीतिक दलों की सरकार जरूर होती है, लेकिन सरकार में जाने के बाद सरकार होती है, वो देश की सरकार होती है, वो पक्ष की भी सरकार है, वो विपक्ष की भी सरकार है, वो उन तमाम लोगों की सरकार है जो इस देश में जिन्होंने उन्हें वोट दिया है या नहीं दिया है, जिन्होंने इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिया है, उन तमाम लोगों की सरकार होती है। ठीक है, और जो इस गणतंत्र में रहते हैं वो उन तमाम लोगों की सरकार होती है। तो उस नजरिए से अगर देखा जाए तो क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में उनके जन्म दिवस पर इस तरह का थोड़ा सा मुझे भी मतलब अटपटा सा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, हालांकि मैं इस बात से जरूर सहमत हूँ कि अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चूंकि इस राज्य की जो स्थापना हुई थी, इस राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी, हम भी उस समय विद्यार्थी थे, तो एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में रहते हुए इस राज्य में रोजगार नहीं है, और रोजगार एक बड़ी बुनियादी समस्या थी इस राज्य की, क्योंकि इस राज्य को कहा जाता था कि ये पेंशन आधारित अर्थव्यवस्था है इस राज्य की। लेकिन राज्य बनने के बाद आज 4 विधानसभाएं यहाँ हो चुकी हैं और 5वीं विधानसभा की तैयारी है, 2022 में इसके चुनाव होने हैं। तो जो रोजगार का जो आंकड़ा है, और चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो, तो सरकारें उत्तराखंड में रोजगार देने में असफल साबित हुई हैं। इसमें दोनों सरकारें कटघरे में हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, और यहाँ दोनों सरकारें इसलिए भी कटघरे में हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि उत्तराखंड में जो राज्य लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी कमीशन, उत्तराखंड में अभी तक 20 वर्ष हो चुके हैं, और इन 20 वर्षों में उत्तराखंड में मात्र 6 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा। ठीक, जबकि इन 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से अलग हुए हैं, इन 20 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 17 परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी हैं। तो ये जो बड़ा बुनियादी अंतर है, और इन परीक्षाओं में और वर्तमान में भी जो हालात हैं, जो यहाँ की प्रशासनिक ढांचा है, जिस तरह से विभागों में पदों को खत्म कर दिया जा रहा है, सरकार के नुमाइंदों को यहाँ जानकारी नहीं है, मंत्रियों को यहाँ जानकारी नहीं है कि इस तरह की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि यहाँ उत्तराखंड में सत्ताधारी दल के विधायक तो छोड़िए, मंत्री तक यहाँ धरने पर बैठ रहे हैं। तो ऐसे में उंगली तो उठती है भाजपा की तरफ, क्योंकि सरकार उनकी है, और रोजगार कुलदीप जी, बिल्कुल जिस तरीके से बेरोजगारी मुद्दा है, मैं इस मुद्दे के खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। उत्तराखंड की जो हालत है इस वक्त बेरोजगार की, जिस हिसाब से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं काफी शर्मनाक है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ये हो रही है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, और इस तरीके से उसको बेरोजगारी दिवस में उसको कन्वर्ट कर देना, कहीं ना कहीं मैं इसके खिलाफ जरूर हूं। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी कहती हूँ प्रतिभा जी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। देश का निर्माण उनके नेतृत्व में हुआ, मैं इस बात को भी कहती हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की गरिमा बनाए रखना भी हमारा फर्ज है। आप बेरोजगारी दिवस आपको मनाना था, आप कल मना लेती, आज का दिन ही क्यों चुना गया? और प्रतिभा जी, सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताइए, बेरोजगारी के खिलाफ अभी तक कितना प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने मुख्य विपक्ष की भूमिका में? और विनय जी, मेरा आपसे भी सवाल है कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, पलायन आप रोक नहीं पा रहे, 14% केवल वहां उत्तराखंड में लोग रह गए। मैं कह रही हूँ, देखिए, मैं बोल दूं अपनी बात पहले? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस ने आपको भी ज्ञात होगा, बट आपने सवाल पूछा है तो मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ कि 4.5 सालों में सीएम आवास कूच से लेकर सचिवालय कूच तक धरना प्रदर्शन और हर वो कार्य हमने किया है बेरोजगारी को लेकर के। चाहे वो एक हमने नंबर भी अभी लॉन्च किया था जिसमें कई लाखों मिस कॉल और कई लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वो नौजवान है जो रोजगार की तलाश में इस प्रदेश में भटक रहे हैं। तो ये और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला था, तो मैं एक बात छोटी सी बोलना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने एनडी तिवारी जी ने उस वक्त जब ये राष्ट्र अपनी कहते ना स्थापित हो रहा था, जब कहते बर्थ हो रहा था इस राज्य का, उस वक्त उन्होंने कम से कम 500 से ज्यादा, चाहे वो भगवानपुर हो, हरिद्वार हो, सिद्धपुर के माध्यम से 500 से ज्यादा जो है उद्योगों की स्थापना करने का कार्य किया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप ये बता दीजिए कि आपकी सरकारें जब रही है तो आपने जो है रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या कदम बढ़ाए हैं, कितनी आपने फैक्ट्रियां खोली हैं, कितनी कंपनियां खोली हैं।
क्योंकि मुझे याद है 2018 में जिस तरीके से जो है लाखों करोड़ रुपया खर्च करके आपने जो है इन्वेस्टर समिति कराई थी, और अभी कुछ आपने सब्सिडी बात करी है। बिल्कुल मुझे बोल लेने दीजिए, आप बिल्कुल बोलिएगा। आपने जो इन्वेस्टर समिति की और उसके बाद कुछ सब्सिडी देने का भी काम किया उन कंपनी वालों को, तो वो कितनी कंपनियां कहाँ खुली हैं और वो कंपनियां कहाँ खुली हैं, और उन कंपनियों में कितने लोगों को आप रोजगार प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, लोक सेवा आयोग की बात हुई है 2016 से, आप अगर देखेंगे तो 2016 से अब तक इन्होंने पीसीएस परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं रही है सरकार। तो ये सरकार की नाकामयाबी दर्शाती है और ये सरकार की संवेदनहीनता दर्शाती है युवाओं के और रोजगार प्रदान करने के प्रति, क्योंकि सरकार को क्या कहना है आपको? नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो प्रतिमा जी बहुत पढ़ी लिखी महिला हैं, बता रही है कि इन्वेस्टर समिट कराने में हमने लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दिया। तो मुझे लगता है कि इससे पता चल जाता है कि वो कितना अध्ययन करके बोल रही हैं। दूसरी बात मैं आपसे अब आप चुप रहिए, अपने जब नंबर आएगा बोलिएगा। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि जो भी इन्वेस्टर समिट पहली बार हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कराई और 1,20,000 करोड़ के एमओयू शामिल उसमें हुए थे, और ये सारी प्रोसेस प्रारंभ हुई और आज 30,000 करोड़ के जो एमओयूज हुए थे वो ग्राउंड हो गए हैं। उसमें लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कोई भी योजना जब बनती है उसमें समय लगता है, और हम सभी जानते हैं कि इस समय जिस प्रकार से कोविड के कारण से हर एक योजना डिलेड हुई है, उसका सभी को ऊपर प्रभाव पड़ा है। अगर प्रतिमा जी का घर भी बन रहा होता या इनका भी कोई काम हो रहा होता तो उसमें सभी, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, मुझे लगता है कि हम आपकी बात पूरी शांति से सुनते हैं, थोड़ा धैर्य रखना सीखिए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था तो उस समय जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार या पहले चुनाव के बाद आ गई तो हमने ये भेदभाव नहीं किया कि इस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा दिया और विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, और उस विशेष राज्य के दर्जे और विशेष औद्योगिक पैकेज के कारण से हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे स्थापित हुए, जिसका श्रेय आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को। आप शांत रहिए, अधीर मत होइए। हाँ, आप अधीर हो रही हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का जो किया हुआ काम आप उसे नगण्य करना चाहती हैं। आप अधीर मत होइए। आपने बहुत लंबा भाषण दिया है प्रतिमा जी, जरा घड़ी देख लिया कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने जो विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया, और उसके कारण से जो प्रदेश का औद्योगिकीकरण हुआ और उसके कारण से जो युवाओं को रोजगार मिला, उसको आप अपने खाते में डालना चाहते हैं। आज भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आज 24,000 भर्तियां निकाली हुई हैं, और मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हाँ, जरा आप मुस्कुराइए, मैं जो ध्यान से सुन लीजिए। काम की बात है। अगर आप तो खैर रोजगार वाली हैं, कोई बेरोजगार साथी होंगे आपके जो पकौड़े तल रहे, तो उनको बता दीजिए कि उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो भी माफ कर दिया। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ उत्तराखंड के इतिहास में कि आवेदन शुल्क भी 31 मार्च 2022 तक पुष्कर सिंह धामी जी ने माफ कर दिया है। निःशुल्क वो आवेदन कर सकते हैं जो 24,000 पद निकल रहे हैं। साथ ही साथ 683 निकल रहे हैं। आप फिर परेशान हो रही हैं, फिर परेशान हो गई आप, फिर परेशान हो गई आप। परेशान क्यों हो रही है? अच्छा, ये भी झूठ है क्या? राहुल गांधी जी के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो भी झूठ है क्या कि माता की शक्ति कम हो गई है? गांधी जी के साथ साथ हमेशा 4-4 महिलाएं चलती थी। गांधी जी के साथ साथ हमेशा 4-4 महिलाएं चलती थी। राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया है कि गांधी जी के साथ साथ हमेशा 4-4 महिलाएं चलती थी। ये भी झूठ है क्या? प्रतिमा जी, इसका क्या लेना देना है? विनय जी, मैं बहुत देर से आपको सुन रही हूँ, जरा आप मुझे बता दीजिए कि उत्तराखंड की राजनीति से इसका क्या लेना देना है, जो बातें आप कर रहे हैं? नहीं, क्या उत्तराखंड की राजनीति से बेरोजगारी की बात हो रही है, आप यहाँ पर बयानों पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम। सेवा में पक्ष, बेरोजगारी में विपक्ष, इस पर बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होता है।
आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत देश भर में अनेकों कार्यक्रम किए। ऐसा ही कुछ बीजेपी ने उत्तराखंड में भी किया। इसके तहत स्वच्छता कार्यक्रम, रक्तदान, फल वितरण जैसे कई कार्यक्रम किए गए। अब बीजेपी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जबकि मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस का आरोप है कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है। चर्चा हम इसी पर कर रहे हैं, सेवा में पक्ष, बेरोजगारी में विपक्ष। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। विनय जी हमारे साथ भाजपा से और प्रतिमा जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए, नवीन प्रशाली जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। नवीन जी, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले तो लेना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूरा देश मना रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो बेरोजगारी दिवस इसको घोषित कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है आपको? तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दूंगा और काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम अपने प्रदेश की बात करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, जिन लोगों को उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए थी, परिचर्चा करनी चाहिए थी, उनको उनके समाधान के लिए रास्ता निकालना चाहिए था, वो लोग आज निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं और अपने नाटकीय व्यवहार से लोगों का ध्यान, उत्तराखंड के लोगों का ध्यान असल मुद्दों से हटाकर हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जुबानी जंग चल रही है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता भी उसमें किस तरह सहभागिता कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति के निम्न स्तर अपने आप को प्रबुद्ध लोग कर रहे हैं, भाजपा कांग्रेस के लोग जो उत्तराखंड नेता है आज निम्न स्तर की राजनीति करके हमारे उत्तराखंड की बदनामी कर रहे हैं। इससे उत्तराखंड का भला की जो नाटकी व्यवहार कर रहे हैं, इससे जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, पर कुछ होने वाला नहीं है। जी प्रतिमा जी, नाटकीय ढंग से आप जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। अरे भाई एक बात बताइए, बेरोजगारी प्रदेश में देश की भी जो रेट है उसकी दुगनी है। अब हम बेरोजगारी का मुद्दा जनता के सामने ला रहे हैं, युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कौन सा हमने मुद्दा भटका दिया? तो अब दिक्कत ये हो गई है कि ये 3 में ना 13 में, आम आदमी पार्टी 3 में है ना 13 में है। आपकी खुद के अभी आपके पास कुछ है नहीं, उसके बाद भी आपके प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि आप 3 में है ना 13 में है। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब जरूर देना चाहती हूँ। अब तो आप भी 3-13 के पास ही आ गई है, अब तो आप भी 3-13 के नजदीक ही आ गई है। 9 रह गए हैं कुल 9। फिर आप ठीक है, कोई बात नहीं, कोई ना 3-13 आप भी 3-13 होने वाले हैं, चिंता मत करिए। जनता जनार्दन है, आप भी 3-13 होने वाले हैं। जनसंघ भी 4 पे थी एकदम। ये भी जनता जनार्दन ने हमें बहुमत दिया था। प्रतिमा जी देखिए, बस मैं मेरे सवाल से जिसके जवाब नहीं मिले फिर मैं सवाल रिपीट जरूर कर लेती हूँ, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें मुझे बताई है कि इन्वेस्टर समिति में ये हुआ, 20,000 करोड़ का वो हुआ, ये हुआ।
मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कितनी कंपनियां कहाँ लगी हैं और कंपनियों में कितने लोगों को आपने रोजगार दे दिया। दूसरी बात, ये रोजगार पे बाजी करते रहे, CSR बना है, उन्होंने कह दिया पता नहीं डेटा कहाँ से आया उनके पास कि 7 लाख लोगों को जी रोजगार दे दिया। अरे भाई 9 लाख तो रजिस्टर्ड थे। आप केवल सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं ना। दिक्कत ये है आप केवल सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं। केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। केवल सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होता। वो बेचारे 3 महीने में खुद ही चले गए। आप केवल सरकारी मीना जी तो क्या कहना चाहते हैं? आपकी जुबिन नौटियाल को भी आपने नौकरी दी है। 22,000 तो छोड़िए, 1500 की नोटिफिकेशन निकली, जो अभी 4 महीने चुनाव को बचे हैं, 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, वो 1500 भी आप फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपकी नकारात्मक सोच है, ये केवल नकारात्मक सोच है। हर चीज में नकारात्मक ढूंढना आपका केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व केवल नकारात्मक बातें करना सीख गया है कि हर चीज में नकारात्मक ढूंढना आपका शौक हो गया है। हर चीज में नकारात्मकता आप ढूंढते हैं, केवल और केवल नकारात्मक और केवल नकारात्मक बोलना, हर चीज में नकारात्मक ढूंढना, ये आपका शगल हो गया है। आपको इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है और आप यही काम करते रहिए, लगातार नकारात्मक ढूंढता रहिए। हर पॉजिटिव चीज में आप नकारात्मकता ढूंढते रहिए। आप करते आप बिल्कुल नकारात्मक हो जाएंगे। और कांग्रेस जिस तरह से नकारात्मक हो रही है ये सब देख रहे हैं। आज 9 संख्या रह गई है आपकी, केवल गिनती के 9 लोग रह गए हैं आपके, और ये भी नीचे आने वाले हैं। इसमें 1/3 जो % भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड, आप जो है हर चीज में नकारात्मकता ढूंढते रहिए और जैसी आपकी नकारात्मकता सोच होगी वैसे ही आप नकारात्मक होते चले जाएंगे, नीचे आते चले जाएंगे। नीचे आते जा रहे हैं और इसी कारण से आ रहे हैं। और असली आपको चिंता कांग्रेस की बेरोजगारी की है। विनय जी और प्रतिमा जी, बेरोजगारी का मुद्दा वैसे भी अपनी चरम सीमा पर है। और प्रतिमा जी, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि बेरोजगारी अगर अपनी चरम सीमा पर है तो कितना मजबूती के साथ आपने ये मुद्दा उठाया? आंदोलन, किसान आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है, धरने पर बैठे हैं किसान, या तो कुछ लेकर जाएंगे या तो कुछ देकर जाएंगे। आप मुझे पहले ये बताइए, आपने कितनी मजबूती के साथ प्रदर्शन किया? विनय जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मिस शुक्ला, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। यस, अगर आप अपने चैनल की ही क्लिपिंग्स खंगाल लीजिए 4.5 सालों की, तो हर चौथे दिन बेरोजगारी और महंगाई को लेके कांग्रेस पार्टी हर चौथे दिन का मतलब जानती हैं आप? अरे प्रतिमा जी, हर चौथे दिन का मतलब जानती हैं? ये भी जुमला है, हर चौथे दिन ये भी जुमला है, या हर चौथे दिन का मतलब जानती है आप? नेता राहुल गांधी जी ने भी यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के साथ संसद घेराव का जो है प्रदर्शन करके बेरोजगारी की बात उठाने का कार्य किया। तो सिर्फ देश नहीं, हम प्रदेश में भी ये कार्य कर रहे हैं। तो देश और प्रदेश हर जगह हम बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। अरे आप तारीखें बता सकते हैं? मेरे से आप पूछ रहे थे, आप तारीखें बता दीजिए कब तक किया आपने? हम सड़कों पर हैं और कौन से महीने में किया? इसीलिए आपने देखा जो परिवर्तन यात्रा हमारी निकली, अभी कुमाऊं मंडल की आपने उसमें देखा कि जन सैलाब उमड़ा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ जो धामी जी थे, उनकी जो रैली थी खटीमा में, वहाँ की स्थिति भी आपके सामने है कि कुर्सियां सामने खाली पड़ी हुई थी। तो ये इसी का नतीजा है कि 4.5 सालों में हर मुद्दे को हमने जो सारी आप दोनों कुर्सियां मुझे बता दीजिए, विनय जी और प्रतिमा जी, आप दोनों मुझे बता दीजिए, सत्ता पर काबिज आप दोनों हुए, उत्तराखंड पर राज आप दोनों ने किया है। किसने इस पर बेरोजगारी मुद्दे को पहले से ही नहीं सोचा कि बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए? ऐसे पलायन हो रहे हैं आज उत्तराखंड में, तो भर्ती छोड़कर जा रहे। बताया कि कांग्रेस को नारा दिया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई एक आदमी को बेरोजगारी भत्ता दिया आपने? अरे आप अपना घोषणा पत्र देखिए, आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर रोजगार नहीं दे पाए तो। किसी एक आदमी को बेरोजगारी भत्ता दिया आपने? बेरोजगारी भत्ता दिया। अपनी बात पूरी कर लें दीजिए प्रतिमा जी। नहीं, जिस प्रकार से मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में थी। अगर आप चाहती तो डंके की चोट पर बेरोजगारी दूर कर सकती थी, सरकार को रोजगार देना पड़ता, या फिर ये जो फोर्स कमिटमेंट किए जाते हैं ये नहीं करती सरकार। अगर आप यहाँ पर दम के साथ खड़ी होती और कहती कि बेरोजगारी जो है वो बहुत चरम सीमा पर है, आपके द्वारा मजबूती के साथ प्रदर्शन किया जाता तो
सरकार थी, मैं तब की बात बता रहा हूँ। विनय जी आप चुप रहिए, मैं अभी प्रतिभा जी से, प्रतिभा जी मुझे जवाब दीजिए आप। उस समय जब आपकी सरकार बनी थी, आप सुन लीजिए मैडम, चिल्लाइए मत। आपकी जब चुनाव था, आपकी सरकार ने कहा था कि या तो हम रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। न रोजगार दिया, न बेरोजगारी भत्ता दिया। न रोजगार दिया कांग्रेस ने, न बेरोजगारी भत्ता दिया। मूर्ख बनाया आपने। अरे मैडम, कौन सा 20,00,000 करोड़ का पैकेज, कैसी क्या हो गया आपको? अरे मैं आपके पास आऊंगी। कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भाजपा ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन बेरोजगारी आज अपनी चरम सीमा पर है। जी हाँ, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने तीनों प्रवक्ताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दलों में जो भर्तियां होती हैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, तमाम वो कहते हैं कि हमने जगह जगह जाकर के अपने राजनीतिक कार्यकर्ता बनाए हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता प्रदेश में बेरोजगारों में गिने जाते हैं या नहीं गिने जाते हैं? और ये मेरा सवाल है तीनों दलों से। अच्छा, और दूसरा जो बात आपने कही बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि इस राज्य की जो गठन हुआ था, इस राज्य की जो लड़ाई लड़ी गई थी, वो रोजगार के मुद्दे पर ही लड़ी गई थी। और राज्य बनने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक बनने के बाद जो ढांचा, प्रशासनिक ढांचा उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड को मिला था, उसमें जितने पद थे उन पदों के सापेक्ष वर्तमान में उन विभागों में जितने पद है उसमें संख्या में बड़ा अंतर आ गया है। ये संख्या बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। अनेक विभागों में विभागीय ढांचे नहीं बने हैं और विभागीय ढांचे न बनने के कारण वहां रिटायरमेंट के बाद पदों को समाप्त कर दिया जा रहा है। वहां नए पदों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और क्योंकि प्रमोशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यही कारण है कि कई समय से कर्मचारी इन मुद्दों को लेकर के हड़ताल करते रहे हैं। और ये जो बुनियादी व्यवस्था है कि जो ढांचागत व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासनिक ढांचे की, वो व्यवस्थित ना होने के कारण जो रोजगार सृजन होना था राजकीय क्षेत्रों में, वो उस दिशा में उस तरीके से हो नहीं पाया। ये एक बड़ी विडंबना रही है इस राज्य की और इसके लिए ये दोनों, क्योंकि इस राज्य में ये दोनों की सरकारें रही हैं, तो ये दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। जी नवीन जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। आप बताइए क्या कहना है आपको कुलदीप जी का जो सवाल था उसके जवाब में, और बेरोजगारी के इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी भी आपकी तरफ से बिजली मुफ्त और तमाम मुद्दे, लेकिन अभी बेरोजगारी ठीक तरीके से आपने भी मुद्दा उठाया नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दों में बेरोजगारी रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार हम हमेशा बात करते हैं। लेकिन जहां तक सवाल अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के युवाओं के लिए, अन्य लोगों के लिए रोजगार नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नेताओं और मंत्रियों के रिश्तेदार और नातेदारों की बात करें तो वो तो लग रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए तो बड़े बड़े रोजगार है। अभी मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जो है आपके विधानसभा अग्रवाल प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके बेटे को उनका मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया। मुक्त विश्वविद्यालय में धन सिंह रावत जी ने अपने सारे रिश्तेदार वहां पर भर्ती कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए थोड़ा बेरोजगारी है, बेरोजगारी आम जनता के लिए है, आम है जिसकी कोई पहुंच नहीं है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, जो इस भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज में अलग महसूस कर रहे हैं। बेरोजगारी है, बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के रिश्तेदारों के लिए पूरा रोजगार है। आप अगर सारे विभागों में देखेंगे 5 सालों में कोई सुनवाई नहीं है। जी प्रतिभा जी, क्या कहना है आपको? बात यहाँ बेरोजगारी की है तो जरा मैं अपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से वही सवाल है कि दिल्ली में कितने जो है युवाओं को आपने रोजगार देने का कार्य किया, और जब कोरोना 1 या कोरोना 2 में जब लोग पलायन कर रहे थे तो उनको रोकने के लिए क्या किया आपकी सरकार ने? क्या आपकी सरकार भी बताएगी कि आपकी सरकार जो आज आप दिल्ली मॉडल को लेके आ रहे हैं और जिस तरीके से आपने दिल्ली में जरा सा भी कार्य नहीं किया, आज पूरी दिल्ली जो है यमुना, ऐसा पता नहीं चलता कि यमुना नदी अलग है या दिल्ली अलग है, क्योंकि पूरी दिल्ली यमुना नदी बनी हुई है। तो बातें व्यक्ति को वो करनी चाहिए जो उसने खुद धरातल पे कार्य किए हो। अभी आपने बोल दिया, आपको बता देती हूँ, मैं आपका जवाब दूं, मैं प्रतिभा जी का जवाब देना चाहूंगा। कहीं ऐसा नहीं होता, दे दीजिएगा मेरी बात का जवाब। कहीं ऐसा नहीं होता कि किसी ट्राइब्यूनल के या किसी कमीशन के मेंबर की अगर अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू हो रहा हो ना तो उसमें मंत्री जी आके बैठे, लेकिन दिल्ली में प्रतिभा जी आपने सवाल पूछ लिया है, नवीन जी जवाब देना चाहते हैं। नवीन जी जवाब दीजिए।
देखिए मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड की आंगनबाड़ी या अन्य लोग रोजगार देखा कितने लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। क्या कोई रोडवेज के कर्मचारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या युवा प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए? आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली का मुकाबला करने के आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते दिल्ली का मुकाबला करने का। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली वो जगह है जो जिसने सब आप जन मुद्दों को नहीं समझते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार जन मुद्दों से सरोकार करती है। इसलिए लगातार दिल्ली की सरकार सौंपी है। आप एक मित्र विपक्ष की भूमिका से उत्तराखंड में मृत विपक्ष की भूमिका स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप मित्र विपक्ष से मृत विपक्ष की स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रतिपक्ष आपकी पार्टी और आप डूब रहा है, लोग भाग रहे हैं और आप उनको नहीं थाम पा रहे हैं। तो आप क्यों खाली इस प्रतिमा जी क्या जवाब है आपके पास? लोग आपके पास जा रहे हैं। कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है। इनकी बात का जवाब दे दो। पहली बात, मैं अपने ओपन स्टेटमेंट में क्लियरली कह चुकी हूँ कि ये 3 महीना है 13 महीने। दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कहा, कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। उत्तराखंड की बर्बादी के लिए भारतीय जनता पार्टी के बराबर आप जिम्मेदार हैं। यहाँ पर प्रतिमा जी आप बराबरी के हिस्सेदार हैं बर्बादी में। उत्तराखंड की बर्बादी में कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बराबरी जिम्मेदार है। 10 साल आपने भी राज किया यहाँ पर, 10 साल, और उत्तराखंड को लूट के रखा आपने। उत्तराखंड के लूट के रखा और आपके नेताओं के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। आपके नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल ट्वीट के अलावा हरीश सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में जुबानी जंग हो रही है और हरीश रावत जी उसको कूद रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता का मनोरंजन करने का काम आप कर रहे हैं। आप राजनीति करना नहीं है। कांग्रेस मुद्दों की राजनीति नहीं कर आपके कार्यकाल में उसी स्कूल का कमरा बनाने में 35 लाख रुपए आप मांग रहे हैं। तो आप तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात करते हैं, लेकिन आप ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार करते हैं। ये नाटक करके नहीं होगा यहाँ पर। मेंबर के जब इंटरव्यू होते हैं, उस इंटरव्यू में आपके प्रतिमा जी सुन ली आपकी बात भी सुन ली। सेक्रेटरीज को बैठना चाहिए, उसमें आपके मंत्री बैठते हैं। शर्म करिए थोड़ी बोलने से पहले। प्रतिमा जी आपकी बात भी हमने सुन ली। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर भाजपा को भी आपने सुन लिया, कांग्रेस को भी आपने सुन लिया, नवीन प्रशाली जी को भी आपने सुन लिया। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी उत्तराखंड में लगातार सिर्फ बिजली फ्री में बिजली मिलेगी और भी जो थोड़े छोटे मोटे मुद्दे उनको उठा रहे, लेकिन बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की गई अभी तक, पलायन के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि इनका कहना है कि ये हमारा प्रमुख विषय है बेरोजगारी। क्या कहना है आपको, क्या मानते हैं आप? देखिए इस राजनीतिक अखाड़े में अभी आम आदमी पार्टी नई खिलाड़ी है और वो अभी इसमें शामिल हुई है। शामिल भी नहीं कह सकते हैं, अभी तो वो फिलहाल बाहर से देख ही रही है, क्योंकि इस राजनीतिक अखाड़े के 2 ही खिलाड़ी हैं अभी यहाँ पे, भाजपा और कांग्रेस। यूकेडी थी, यूकेडी बाहर हो गई फिलहाल, तो अभी एंट्री की फिराक में है आम आदमी पार्टी। तो अब देखते हैं उत्तराखंड की जनता उनको कितनी स्वीकार करती है। हालांकि जहां तक मुद्दों की बात की जाए तो जो दिल्ली का दम था आम आदमी पार्टी का, वो उत्तराखंड में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उत्तराखंड की में और दिल्ली में एक बड़ा बुनियादी अंतर है कि दिल्ली प्रवासियों की है और उत्तराखंड मूल निवासियों की है। उत्तराखंड में जो रहने वाले लोग हैं वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, और जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में पूरे देश से देश के तमाम प्रदेशों से लोग आकर के दिल्ली में बसते हैं। तो जो ये बड़ा बुनियादी अंतर है, और उत्तराखंड के जो बुनियादी सवाल हैं, बुनियादी हक के सवाल हैं, हमने भी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से जो दिल्ली से आए हुए थे उनसे सवाल किए, जिनका हमें आज तक सही जवाब नहीं मिल पाया। चाहे उसमें गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की बात की हो, या जो रामपुर तिराहे कांड की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसमें पक्षकार बनने की बात कही गई हो, या उत्तराखंड के पहाड़ी परिक्षेत्र में रोजगारों को लेकर के जो एक्शन प्लान, क्योंकि आम आदमी पार्टी अक्सर ये कहती है कि उनके पास चीजों को लेकर के एक्शन प्लान है। दिल्ली में उन्होंने कुछ चीजें दिखाई भी हैं, हालांकि दिल्ली की जनता इसकी सत्यता को जानती होगी कि उसको कितना लाभ मिल रहा है इन चीजों का, लेकिन प्रदेश में इन चीजों का अभाव दिखाई दिया है। और आम आदमी पार्टी को अभी थोड़ा और तैयारी करनी होगी, मुद्दों को लेकर के और गहरी समझ रखनी होगी, क्योंकि सिर्फ भाजपा से या कांग्रेस से या उत्तराखंड क्रांति दल से आपका राजनीतिक समन्वय ना होने के कारण आप आम आदमी को एक तीसरा चौथा राजनीतिक दल ज्वाइन कर लें और उसके बाद या उसके प्रति आपके मन में सद्भावना हो, लेकिन जब तक आप मूल मुद्दों की तरफ बात नहीं करेंगे
तब तक जनता का भरोसा या जनता का ध्यान आपकी तरफ जा पाएगा। क्योंकि अभी तक जिन चीजों के लेकर के बात कर रही है आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल जी या अपने जो उनकी दिल्ली की सरकार है उनके कामों को लेकर के कर रही है। लेकिन उत्तराखंड में उनका जो काम होगा, उसका क्या एक्शन प्लान होगा, उस चीज को लेकर के अभी कोई बुनियादी चीज ऐसी नजर नहीं आई है। ऐसा कोई बुनियादी सवाल भी खड़ा नहीं किया गया है। तो वो कटघरे में तो है ही चीजें। जी नवीन जी, क्या कहना है आपको? उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड मिशन निर्माण की हमने बात की है। हमने हिंदू की राजधानी बनाने की बात की है। हमने वो स्थायी राजधानी बनाने की बात करी है। अभी तो हमने कहा है कि हमारी पूर्णकालिक राजधानी गैस है, क्योंकि गैस उत्तराखंड के राज्य आंदोलन नहीं था, राजधानी नहीं थी। हमारी राजधानी देने का काम आम आदमी करेगी, यहाँ पर हमने बोला हुआ है। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें हम चल रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा और तमाम मुद्दे जो लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड मुद्दों पर। जी नवीन जी का कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये सारा आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही बदलाव हुआ है। जी मेरा सवाल भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से है। आप दोनों, विनय जी और प्रतिमा जी, मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, जब कांग्रेस सरकार थी और जब भाजपा सरकार है, इससे पहले भी जब भाजपा सरकार थी या कांग्रेस सरकार थी, जो 5-5 साल का गेम रहा, उसमें मैं जानना चाहूंगी आप दोनों की सरकारें पलायन क्यों नहीं रोक पाई? पलायन क्यों इतनी तेजी से हो रहा है उत्तराखंड से? मेरे से सवाल है जी विनय जी, प्रतिमा जी, दोनों, मेरा आप दोनों से सवाल है, भाजपा से भी और कांग्रेस से भी। आप दोनों मुझे बता पाएंगी कि पलायन क्यों नहीं रुक रहा? पहले किसे बोलना है? आप दोनों से एक साथ पूछेंगे तो विनय जी झगड़ा पहले कराएंगे जवाब आप ही देंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं। हाँ बिल्कुल। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पलायन एक यहाँ की समस्या है, लेकिन अगर कोई अपनी बेहतर तरक्की के लिए किसी भी स्थान पर जाता है तो वो एक अलग तरीके का पलायन है। लेकिन अपने अगर किसी को यहाँ पर अन्य समस्याओं के कारण से अगर वो पलायन करता है तो उसके बारे में लगातार सरकार चिंता कर रही है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है और इसीलिए अगर सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक, सीमा तक अगर सड़क पहुंचाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों तक सुदूर ऊपर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसी के कारण से यहाँ पर लोग, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर लोग पलायन नहीं करेंगे, उल्टा रिवर्स पलायन करके वापस उत्तराखंड में आएंगे। इस योजना पर भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, उस पर वो काम कर रही है। पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए पलायन हुआ। कुलदीप जी, आप क्या सहमत है? विनय जी, प्रतिमा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले कुलदीप जी की राय जानना जरूरी है। विनय जी ने जो कहा है, क्या आप उस बात से सहमत है? देखिए, पहले तो दोनों राजनीतिक दलों की राय ले ली जाए, क्योंकि प्रतिमा जी विपक्ष में है इस समय। प्रतिमा जी, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि देखिए, पहले तो एक छोटी सी बात यहाँ क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे गलत बातें जनता तक पहुंचे ये अच्छी नहीं लगती। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग का कई बार जिक्र होता है और ये हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ए.के. एंटोनी साहब जो थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था और यूपीए की सरकार थी। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगी गोयल जी, आप व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से डॉक्यूमेंट मंगवा लिए हैं, मैं आपको भेज दूंगी, पर झूठ मत कोई मानेगा आपकी इन बातों को? पलायन की बात, पलायन में सुन लीजिए, पलायन कम करने डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो कोई क्यों नहीं मानेगा? विनय जी, किस तरह की बातें करते हैं? बेरोजगारी चरम पर है, वो सरकार कर रही है जिसके पलायन आयोग के जो अध्यक्ष है वो खुद ही पलायन कर गए। तो ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये सरकार पलायन रोकने में कितनी जो है सीरियस भूमिका निभा रही है। और आप अगर 4.5 सालों की बात करें और हमारे कार्यकाल को इनके कार्यकाल से जोड़ के एक तुलनात्मक अगर आप अध्ययन कर लेंगी तो आपको
वजह से लोग पलायन करते हैं, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है। जी कुलदीप जी, आपकी कुछ प्रतिक्रिया? जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ये बात उठ करके आई थी कि उत्तराखंड में जब पहली संविधान सभा हुई थी तो उस समय पंडित एनडी तिवारी जी ने यहाँ पर तमाम रोजगारों की व्यवस्था की थी, जिसमें भाजपा की तरफ से कहा गया कि केंद्र ने जो है इसमें अनुदान भी दिया था। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो रोजगार ये पलायन का विषय है, रोजगार के सापेक्ष जो पलायन का विषय है, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक तो यहाँ से वो लोग हैं जो पलायन करके राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जा रहे हैं जी। और दूसरा पलायन है जो पर्वतीय क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां से लोगों का पलायन करके उत्तराखंड के ही मैदानी क्षेत्रों में आकर के बस जाना और यहाँ रोजगार की तलाश करना। ठीक है, अब इसको अगर हम बुनियादी तौर पर देखें, इसको अगर हम थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि जब 2002 में यहाँ पर तिवारी जी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो अभी देखिए कांग्रेस के ही प्रवक्ता ने ये बात कही कि उत्तराखंड के इन तमाम जिन जिलों की उन्होंने बात की है ये उत्तराखंड के मैदानी जिले हैं। तो रोज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो किन जिलों में हुआ, किन क्षेत्रों में हुआ? मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हुआ। और ये एक बड़ा कारण बना पर्वतीय क्षेत्रों से रोजगार के लिए बेरोजगार युवकों के पलायन करके मैदानी क्षेत्रों में आने का। अब चूंकि समय के साथ चीजें बदलती गई और मैदानी क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियों के उस तरीके से यहाँ पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो नहीं पाई, रोजगार देने में अब ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पलायन रुकता है या क्या वाकई सत्ता परिवर्तन होता है। फिलहाल ये तो 2022 के चुनाव ही बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सेवा में पक्ष और बेरोजगारी में विपक्ष। जिस तरीके से आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने आज इसे बेरोजगारी दिवस के रूप में बनाया। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।